बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम एंड आई होप कि आज की सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। मेरी सुबह काफ़ी खुशगवार गुजर रही थी क्योंकि आपको पता है कि सुबह सुबह मैं वॉक पे निकलती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। हमारे घर में 4 डॉग्स हैं, तो मेरे हस्बैंड और मैं हम पहले 2 डॉग्स को वॉक पे लेके जाते हैं, एक पूरा चक्कर काट के ऑलमोस्ट 1.5 माइल वॉक करा के 2 को छोड़ते हैं, फिर 2 को लेके जाते हैं। तो आज सुबह मैं वॉक पे निकली तो हम लोग वॉक कर रहे थे, तो वहाँ से ना मैंने आगे से ना हमारे हमसायों के एक डॉग को देखा। वो अपने डॉग को वॉक कर रहे थे। बड़ा ही क्यूट गोल्डन लैब्राडोर था। मुझे बड़ा लाड आया। मैंने अपने हस्बैंड को कहा एक मिनट मैंने उसको प्यार करके आना है। तो उन्होंने कहा जानी इनको अच्छा चलो जाओ। अच्छा, दोनों कुत्ते उनको पकड़ाए, वहाँ पे भाग के चली गई। तो जब मैं करीब गई तो नो डाउट उन्होंने कहा कि इसको दूर से जो प्यार व्यार करना है कीजिएगा, ये ज़रा अग्रेसिव है, मतलब ये थोड़ा सा वो गार्ड डॉग टाइप है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसका नाम क्या है? कहता है इसका नाम सॉलिस है। मैंने कहा हेलो सॉलिस, मैं सदके एंज में हाथ अगे कीता ते मैं डॉगी बढ़ गया। सो द पॉइंट इज डोंट वरी, सारी जो हिफाजती तदाबीर वगैरह वो सारी चीज़ें हैं, उसको साफ़ सूफ करके वो सारा कुछ किया है और टेटनस का शॉट भी लगवा लूँगी। बट सिर्फ ये कहना है कि अगर आपको कोई कहे कि हमारा कुत्ता अग्रेसिव है तो उसके मुंह में हाथ नहीं डालना, क्योंकि वो आपको काट लेगा। तो मेरी सुबह ये गुजरी है। खैर हर रोज़ कोई ना कोई नया वाक़या, कोई नया इंसिडेंट होता है, बट लिटरली अब मैं कह सकती हूँ कि मुझे आज कुत्ता काट गया था, तो बाकायदा डॉगी ने काटा है। सो एक ये वाक़या दरपेश आया। बट उसके साथ साथ एक चीज़ का मुझे ख्याल आया, और इंटरेस्टिंगली इनफ हमारा आज डे भी इसी किस्म का मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, जिसका नाम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। ये 12 दिसंबर को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और इस बार की इनकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। देखिए व्यूअर्स, अल्टीमेटली बर वक्त अगर इलाज हो तो इंसान बड़ी बीमारी से बच जाता है। उसके साथ साथ अगर हिफाजती टीके और प्रॉपर इम्यूनाइजेशन की जाए तो और भी मामलात जो आगे होने वाले होते हैं उनसे इंसान बच जाता है। पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम, व्यूअर्स अब मैं ये बात कहूँगी तो बड़े लोग कहेंगे ये क्या बोल रही है। आई प्रॉमिस यू, पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम बाहर के हेल्थ केयर सिस्टम से बहुत बेहतर है। अब आप कहेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो ये, सारी की सारी जो हमारे हिफाजती टीके, इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिल्कुल फ्री होती है। आपकी इंश्योरेंस हो या ना हो, एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न अगर आप जाते हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आपको बहुत से हिफाजती टीके फ्री में लगाए जाते हैं। एक तो आपकी इम्यूनाइजेशन फ्री होती है, एंड ऑफ कोर्स पोलियो के कतरे और ये सारी चीज़ें। वन ऑफ द ओनली कंट्रीज़ जिनके दरवाजे पे आके इम्यूनाइज़ किया जाता है। जब कोविड का सारा मामला हुआ था तो आपने नोटिस किया कि अगर आप दूसरे ममालिक के मुकाबले में देखें तो पाकिस्तान का जो सिस्टम था और जो मामलात थे बहुत बेहतर थे। हमारी रिपोर्टेड डेथ्स भी अल्लाह का शुक्र है कम थी, और लोगों ने रिकवर भी ज़्यादा किया। ऑफ कोर्स बहुत से लोगों ने अपनी जान कोविड के हाथों खो दी, यानी एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, लेकिन बाकी ममालिक के कंपैरिजन में फिर भी बहुत बेहतर हालात थे हमारे कंपैरेटिवली। देखिए, किसी भी मुल्क का अगर हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होता है या ठीक होता है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। व्यूअर्स, आपको पता है कि अब इंश्योरेंस और बहुत सी और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। एक डेवलपिंग कंट्री होते हुए देखिए, हम अपने आप को अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह से नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो मेरा जब बेटा हसन पैदा होना था, जब नूरबानो पैदा होनी थी, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि भाई तुम बाहर जाके कनाडा में पैदा कर लो। मैंने कहा जी मैं क्यों कनाडा जाके पैदा करूं? यहाँ पे मेरी फैमिली है, मेरा सेटअप है, और यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इस मामले में बहुत अच्छा है कि भाई अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे कोप करें, क्या करें, तो इक्का दुक्का दिन एक्स्ट्रा आपको हॉस्पिटल में रख लिया जाता है, आपकी केयर बड़े प्रॉपर तरीके से की जाती है। बाहर के मुल्कों में तो अगर आप इमरजेंसी में जाएं व्यूअर्स तो घंटों वेट करना पड़ता है। वो देखते हैं कि भाई अगर किसी की ज़िंदगी मौत का मामला है उसको पहले देखते हैं, अगर किसी को जुकाम खांसी है तो उसको बिठा ही रखते हैं। कभी कभी मतलब 12-12, 14-14 घंटे भी वेट करना पड़ता है। मैं खुद इस एक्सपीरियंस से गुजरी हुई हूँ, इसलिए आपके साथ व्यूअर्स शेयर कर रही हूँ। और मैं यूनिवर्सिटी में थी उस वक्त, तो मेरी यूनिवर्सिटी के थ्रू मेरी इंश्योरेंस भी हुई थी हेल्थ की, लेकिन वेट पीरियड यही था। वहाँ पर एक दफ़ा मुझे किडनी इन्फेक्शन हो गई। मुझे याद है कि इतना उनका स्ट्रिक्ट सेटअप था और इतना मुश्किल सेटअप था कि बीमारी से इतनी तबीयत नहीं ख़राब हुई जितनी मेरी उधर हॉस्पिटल में जो 2-3 हफ्ते मुझे रहना पड़ा उस दौरान, जितनी मुझे तकलीफ़ उस दौरान हुई। सो व्यूअर्स, देखें
हमारे मुल्क में बहुत से मसाइल हैं, मैं ये अग्री भी करती हूँ, मैं मानती भी हूँ, लेकिन जहाँ पे हमें क्रेडिट देना चाहिए, जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है, हम ज़रूर देते हैं। और उसके अलावा भी व्यूअर्स, पाकिस्तान उन वाहिद मुल्कों में से एक है जहाँ पे इतना चैरिटी का काम होता है। थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए देखें कितना काम होता है, कितने लोगों ने फ्री इदारे खोले में हर किस्म की बीमारी के लिए, कैंसर हो गया, गुर्दों के अमराज हो गए, कोई भी प्रॉब्लम हो, लोग आगे बढ़ बढ़ के एफर्ट्स करते हैं। ऑब्वियसली अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होने वाली हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं हमें ज़रूर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ऐसा दिन है कि बंदा कहे ओ पाकिस्तान का तो स्टैंडर्ड ये नहीं है। पाकिस्तान देखिए, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, मैं बाहर भी रही हूँ, मैं यहाँ पे भी रही हूँ, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मेरा लाइफस्टाइल था, बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन देखिए, अपना मुल्क होता है, अपने मुल्क के साथ एक अपनाई होती है। बड़े लोगों ने मुझे कहा कि तुमने कनेडियन पासपोर्ट क्यों नहीं लिया, परमानेंट रेजिडेंट थी, तुम ले लेती। ओ भाई, मुझे अपने मुल्क, अपनी मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। आई लव ट्रैवलिंग, मैं जाती हूँ, मैं अक्सर कहती हूँ कि कैनेडा इज़ माई सेकेंड होम, बट मेरा घर, मेरा होम ये पाकिस्तान है। और इस पाकिस्तान की जो अच्छी चीज़ें हैं ना, अगर हम उनको व्यूअर्स रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देना, तो जो बुरी चीज़ें हैं वो फिर इतनी बुरी नहीं लगेंगी। हम किसी एक चीज़ पे फिक्सेट कर जाते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं हो रही। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो बस हमने एक स्यापा ही डाल दिया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। कभी हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि अगर पाकिस्तान में बढ़ी है तो पूरी दुनिया में कीमत बढ़ी है। ये तो नहीं है ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ रही है। देखिए, कुछ इंटरनेशनल रेट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड द फैक्ट इज़ डॉलर बहुत महंगा हो गया था। अब आप देखें कि डॉलर का रेट भी काफ़ी पहले से कम हो गया। पहले तो 300 से ऊपर चला गया था, अब 300 से अंडर है, बल्कि 290 से अंडर है अब रेट। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये एक मैसेज ज़रूर देना चाहती थी कि देखें, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ज़रूर रिकग्नाइज़ किया करें। जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं, हम बच्चों की सिर्फ बुराई नहीं करते, हर वक्त उनको ये नहीं कहते कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया। जब तक हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करते, उनके साथ पॉजिटिव अंदाज में नहीं चलते, उनमें भी फिर वो ख्वाहिश नहीं पैदा होती कि वो मज़ीद इम्प्रूव करें। तो जो लोग, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ है, ये सारे लोग बहुत ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं और हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमारे मुल्क के हेल्थ केयर सिस्टम को आगे लेके बढ़ रहे हैं। और आज का दिन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। दूसरे ममालिक में तो ये बात हो रही है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान में हम लोग कॉन्स्टेंटली इनोवेशंस और नई चीज़ें लेके आ रहे होते हैं। और बाय द वे, पाकिस्तानी डॉक्टर्स क्वाइट ऑफन पाकिस्तान से बाहर जाते हैं अपनी रिसर्चेज, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड सम ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड आर पाकिस्तानी डॉक्टर्स। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना और अप्रिशिएट करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और व्यूअर्स, ऑफ कोर्स हेल्थ की फैसिलिटी हर इंसान को मैसर होनी चाहिए, ये हर इंसान का बुनियादी हक है। और आप जिस भी मुल्क के सिटीज़न हैं, वहाँ पे आपका राइट है कि आप अगर बीमार हैं तो आप हस्पताल जाएं और आपको प्रॉपर केयर मिले, चाहे आप उसको फाइनेंशियली अफोर्ड करें या ना करें। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो व्यूअर्स, जो आपको फ्री फैसिलिटीज़ आपके मुल्क में मिलती हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, हिफाजती टीके फ्री में लगाए जाते हैं, उसके आपने सिर्फ बच्चे को लेके जाना होता है। पैदाइश पे तो जो लगने होते हैं, बच्चे के पैदा होते ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो फ्री में लगा दिए जाते हैं। उसके बाद पोलियो के कतरे आपके दरवाजे पे आके पिलाए जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें तो आप अवेल करें। और अगर तबीयत ख़राब है, बीमार हैं, तो व्यूअर्स ऑनेस्टली पाकिस्तान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन एंड बेस्ट डॉक्टर्स काम करते हैं। वही डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक्स में ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स ऑफ द कंट्री यूजुअली आपके गवर्नमेंट के सेटअप में काम कर रहे होते हैं। सो ज़रूर जाके अपना चेकअप कराएं अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है। एंड व्यूअर्स, वही वाली बात, अर्ली डिटेक्शन, जितनी जल्दी कोई चीज़ पकड़ी जाती है उतना ही आसान उसका इलाज हो जाता है। सो 04299200648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे शेफ़ नूर मुझे बड़े गौर से देख रही हैं। सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ तो आधा नाम तो आपका मेरी बेटी वाला भी है ना, वो सैयदा नूर बानो नकवी है, आप सैयदा नूर हैदर है। तो सैयदा नूर तो दोनों की दोनों हैं जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कुत्ता काट गया था आज मुझे, लिटरली। कभी कभी होता है ना, हम डांट रहे थे किसी को, क्या हो गया तुम्हें, कुत्ता काट गया। तो मुझे ये मेरे साथ भी हुआ था, कुत्ता मुझे भी काटा है। मैं जा रही थी और मैंने उसके वो सोया हुआ था, मैंने पाँव रख दी, मुझे पता नहीं चला और मुझे उसी वक्त 14 इंजेक्शन लगे थे।
कितनी पुरानी बात है, ये बहुत पुरानी बात है। बहुत बढ़िया। अब तो नहीं 14 इंजेक्शन लगते हैं, अब तो 3 लगते हैं या बहुत पुरानी बात है। बट क्योंकि मेरा पता है बचपचाओ कैसे हो गया, क्योंकि मैंने हुडी पहनी हुई थी तो मेरा यहाँ तक ना हाथ कवर्ड था, तो सीधी बात है वो मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं नहीं, वो इस तरह सूंघ रहा था तो मैंने हाथ ऐसे किया, उन्होंने कहा अच्छा जी, उन्हें फाड़ लेता। तो एक्चुअली स्किन को डायरेक्टली डॉग ने नहीं टच किया, वो हुडी के ऊपर से वो, और शुक्र है क्योंकि अगर डायरेक्ट पकड़ता तो पता नहीं क्या होता। चलिए अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने बचा लिया। और देखे ना, अब मैं ये भी कह सकती हूँ कि मुझे कुत्ता भी काटा है मुझे भी काटा, हम दोनों को कुत्ता काटा है। अच्छा तो मुझे ये बताइए, मैंने कहा तो थोड़ी सी आप लोगों को हंसा दें, लेकिन मुझे लगा हंसी किसी को नहीं आ रही, सारे इस वक्त ये देख के कह रहे हैं कि ये कोई फनी बात है। नहीं नहीं, ये फनी बात है कि देखिए मैं एक बात बताऊं, डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो एक स्कैरी बात है, लेकिन इससे ज्यादा बुरी चोटें तो बंदे को चलते फिरते लग जाती है, बंदा जा रहा होता है। और मेरी तो कॉन्स्टेंटली कभी पाँव को कुछ हुआ होता है, कभी बाजू टूटा होता है, कभी कुछ, मेरी तो कंसिस्टेंटली चीज चल रही होती है, झल्ले होने के फायदे। अच्छा तो आज किचन में क्या बन रहा है? आज हम बनाएंगे जी कड़ी पकौड़ा। और ना, अब सारे दुख और दर्द मेरे गायब हो जाने कड़ी पकौड़े से जी। और इसको सर्व करेंगे, रोटी के साथ भी सर्व कर सकती हैं और वाइट राइस के साथ भी। मैंने चावल के साथ ही खाना है, ठीक है। ये नहीं मुझे समझ आती कड़ी और रोटी जी, बहुत से लोग शौक से खाते हैं जी, लेकिन कड़ी चावल साथ में थोड़ा सा अचार। भाई तो एक बात बताएं, छोटे होते थे तो कड़ी का खट्टा टेस्ट आता था, अब कड़ी का जरा ऑलमोस्ट मीठा सा टेस्ट आता है, क्यों? वो इसलिए कि अगर आपकी फ्रेश दही होगी तो फिर आपको मीठा टेस्ट आएगा, अगर आपकी पुरानी 3-4 दिन की रखी होगी दही तो उससे आपका खट्टा टेस्ट आएगा। लेकिन डब्बे या नॉन डब्बे से कोई फर्क पड़ता है? जी बहुत पड़ता है। फ्रेश दही से हमेशा कड़ी बनानी चाहिए, और फ्रेश दही 1-2 दिन उसको फ्रिज में रखते हैं। और अगर आपको नहीं फ्रिज में रखी, अगर आप फ्रेश दही है तो आप एंड में उसका इमली का पल्प डाल दें, उसमें इमली का पल्प, और उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सही जी। बट वही वाली चीज़ है ना, पहले जब खाते थे और वो बनती भी तो उस तरह से थी, वो क्या लस्सी से, वो तो लस्सी ये था कि वो मधानी से वो मतलब होता था, लोग मक्खन करते थे और उसकी लस्सी निकलती थी, वो उससे बहुत अच्छी कड़ी बनती थी। तो अब ये है कि दही को 2-3 दिन फ्रिज में रख दें और उसके बाद यूज़ करें तो वो खट्टाई टेस्ट आता है। बिल्कुल सही। अच्छा तो रेसिपी की तरफ जी मैं बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए जी दही 1 किलो, बेसन 2 कप, तेल 2 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 से 4 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया आधा कप। और पकौड़ों के लिए हमें चाहिए जी बेसन 3 कप, प्याज 3 अदद, आलू 2 अदद, सूखा धनिया साबुत 2 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, अनारदाना पिसा हुआ 1.5 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 7 से 8 अदद, हरा धनिया आधा कप, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च जो कुटी हुई सुर्ख मिर्च होती है 2 खाने का चम्मच, तेल जो है फ्राइंग के लिए। और इसके तड़के के लिए हमें चाहिए जी सुर्ख मिर्च साबुत गोल वाली वो 5 से 6 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद और कड़ी पत्ता फ्रेश 15 से 16 पत्ते इसके चाहिए। शुक्र है, वरना लोग आजकल, एक दूसरी चीज़ जिस पर मुझे बड़ा वाट चढ़ता है, लोग कड़ी पत्ता ही नहीं डालते कड़ी के ऊपर, और कड़ी का मजा ही कड़ी पत्ते। ये मेरे घर में लगा हुआ था, मुझे एंड टाइम में याद है, मैंने भी जब घर बनाया ना तो मैंने सबसे पहले जो है मोतिया और कड़ी पत्ते और तुलसी ये चीजें घर में लगाई। मैंने कहा बाकी चीजें तो अपनी जगह हैं, वो तो हम सब्जियां वगैरह करते रहेंगे, बट ये चीजें बड़ी जरूरत है, क्योंकि एक बार कड़ी पत्ते का आपका दरख्त लग जाए तो फिर सारी जिंदगी के लिए आप इजी है। ये बहुत ज्यादा फैलता है। अच्छा जी, इसका तरीका हम बता देते हैं आपको कि दही और बेसन और हरी मिर्चें इसको आपने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है कि वो अच्छी तरह वो बेसन भी और दही भी और सब्ज़ मिर्चें भी जो ब्लेंड हो जाए। और जी उसके बाद आपने प्याज को बारीक काट के लाइट ब्राउन करना है और उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देनी है, उसको सौते करना है। जब वो सौते हो जाए तो सारे मसाले हमने डाल देने हैं और मसाले को अच्छी तरह भूनना है हमने कि ताकि इसके अंदर कोई लहसुन अदरक की या हल्दी की स्मेल ना आए। उसके बाद इसके जो ऊपर ऑयल आया होगा वो ऑयल हमने उतार लेना है और जो ब्लेंड किया हुआ हमारा जो होगा पेस्ट दही का और उसका बेसन का वो हमने डाल देना है। इसमें तकरीबन 10 कप पानी डलेगा, 2-3 कप तो हम ब्लेंडर में डाल देंगे, बाकी हमने इसमें पानी डाल के इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम पकाएंगे मीडियम आंच पे। और उसके बाद जब कड़ी तैयार हो जाए तो उसके बाद हम तड़का लगाएंगे और तड़का लगा के और तड़का एंड पे लगाना है और पकोड़े हम बनाएंगे। ये जो सारी चीज़ें मिक्स कर लेने हैं और बेसन हमने कोई मीठा सोडा नहीं डालना, हमने लास्ट मोमेंट पे इसको मिक्स करना और साथ ही पकोड़े बनाने शुरू कर देने हैं और पकोड़े इसमें डालने हैं और पकोड़े डाल के हमने 10 मिनट के लिए पकाना है और उसके बाद हम तड़का लगा देंगे और फिर उसके बाद हम
इसमें गरम मसाला डाल के हम सर्व कर देंगे राइस के साथ। परफेक्ट, साउंड्स ग्रेट। खट्टी ना हुई ना कड़ी? खट्टी होगी, मैं ऑन एयर बताऊंगी, मैं मजाक नहीं कर रही नूर। नहीं नहीं इंशाल्लाह खट्टी होगी। मैं ऑन एयर कहूंगी, मैं कहूंगी आज इनकी खट्टी जो है वो कड़ी जो है वो खट्टी नहीं थी। देखिए कड़ी का मजा ही इस चीज का है। अब अक्सर कड़ी खाती हूँ मैं, घर पे बनती है तो साथ में मुझे अचार डालती हूँ तो मुझे अक्सर कहते हैं कि कड़ी तो वैसे ही खट्टी होती है। नहीं, अब वो वाला टेस्ट आता। आप फ्रेश बचपन वाला 3-4 दिन के लिए आप रखें, आप उनसे कहीं बनाएं और इंशाल्लाह खट्टी जरूर होगी। डन है, आज दही लेते हैं और परसों फिर हम उसको बनाएंगे। डन हो गया। ओके, सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही टैलेंटेड और अकम्पलिश्ड जेंटलमैन हमें ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हम मॉर्निंग एट होम पे एक्टर्स को बुलाते हैं, सिंगर्स को बुलाते हैं, डिफरेंट मीडिया की फील्ड से कनेक्टेड लोगों को बुलाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं विजुअल आर्ट्स की, तो जो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है, जो एक्चुअल हमारे पेंटर्स हैं या कैलीग्राफर्स हैं या जो हमारे स्कल्प्टर्स हैं, ये सारे बहुत ब्रिलियंट काम कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी को हमने अपने शो पे बुलाया है, जो एक बेहतरीन मिनिएचर आर्टिस्ट है और एक बड़े स्पेसिफिक किस्म की जॉनरा के अंदर प्ले करते हैं। हमारे साथ हैं रहीम बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके रहीम? मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा रहीम, मुझे ये बताइए सबसे पहले आर्ट्स या आर्ट की तरफ रुझान कब और कैसे हुआ? पहली मेमोरी क्या है? अच्छा, मेरी मेमोरीज ये है कि मैं बचपन में ना मैं इतना वो करता था, ड्राइंग करता था। अच्छा, कहाँ पे बड़े हुए, कहाँ, ये भी चीज़ें जी जी जी। अच्छा, माय फादर फैमिलीज लिव इन ईरान और अच्छा। हाँ, लाइक उनकी फैमिली सारी ईरान में ज़्यादातर होती एंड वी लिव्ड इन नोशकी बलूचिस्तान। तो हाँ, तो बचपन से ही मैं ड्राइंग करता रहता था कि मुझे जब भी टाइम मिलता था ना, दीवारों पे और काफ़ी चीज़ों पे, अगर मैं नीचे बैठा होता ज़मीन पे तो मैं वहाँ पे शुरू हो जाता ड्राइंग करना। तो इस हद तक मैं ड्राइंग करता था। अच्छा, तो और फिर आर्ट को परसू करने का फैसला कब किया? क्योंकि देखें ड्राइंग बच्चों की अच्छी होती है, कुछ बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, लेकिन घर से यह इजाज़त नहीं मिलती। और वैसे भी कमिंग फ्रॉम बलूचिस्तान, क्या आपको सपोर्ट मिली जब आप इस तरफ आने का आपने सोचा? अच्छा, मेरी मदर, क्योंकि बाकी चीज़ों में मैं बिल्कुल लायक नहीं था, तो आर्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मैं अच्छा कर सकता था, तो मेरी मदर हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती थी। अच्छा। हाँ, कि आप आर्टिस्ट ही बनोगे। तो मुझे बल्कि एक किस्सा है, मैं हमेशा इसको कोट करता हूँ कि मेरा एक कज़न था, तो ही वाज टेलिंग टू मी कि तुम क्या लोगे ना मैट्रिक के बाद? तो मैंने कहा कि मैं आर्ट्स में जाऊँगा, फाइन आर्ट्स में जाऊँगा। हाँ, तो वो हंस पड़ा। उसको लगा कि पता नहीं क्या करेगा आर्ट्स में जाके। तो मैंने कहा तुम क्या करो? कहते मैं तो मेडिकल लूँगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनूंगा। वही डॉक्टर इंजीनियर ही कहते हैं सारे। हाँ हाँ। तो हम खैर मैंने उसको देखा, मैंने कहा लो जी, वो डॉक्टर बन गया और मैं रह गया। तो खैर हम दोनों उसमें मेडिकल में चले गए। अच्छा, आप भी मेडिकल में? मैं 3rd डिवीजन पास हो गया और वो फेल हो गया। आप 3rd डिवीजन पास हो गए और वो फेल हो लो जी, आपने तो कहा था आपका मतलब 3rd डिवीजन में भी पास होना मुश्किल है भाई। यही ना, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो फिर अम्मी दोबारा कह रही थी मुझे, मैंने नहीं कहा था कि आर्ट्स लो, तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा कोई बात नहीं। दोबारा से मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फिर वापस कोयटा बलूचिस्तान में ही मैंने स्टार्ट की थी। वहाँ पे मेरे कुछ टीचर थे, सर कलीम। जब मैं ड्राइंग करता था तब भी नहीं, एक सेकंड। तो आपने बेसिकली अपना मेडिकल का दिया, हाँ, उसके बाद आपने छोड़ दिया मेडिकल? छोड़ दिया। अम्मी से बात हुई, अम्मी ने कहा कि अम्मी ने सपोर्ट की? अम्मी बहुत सपोर्ट करती थी। बाकी घर वालों का क्या रिस्पॉन्स? बाकी भाई मेरे जिनको जो कि नहीं वो करते थे, इतना मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। वो जब भी देखते थे मेरे नोटबुक्स वगैरह अगर मैंने ड्राइंग की है तो मुझे चपेड़े करा देते थे कि क्या तुम रात दिन बैठ के तुम ड्राइंग करते रहते हो। अच्छा, भाई करते क्या है? वो उन्होंने इतनी वो नहीं की, एक ने BA कर ली और दूसरा अपनी छोटे मोटे बिजनेस करता है। ओके, सो फिर आपने उस्ताद का इंतखाब कैसे किया? क्योंकि देखें टीचर तक भी पहुंचना आसान काम नहीं होता। हाँ, तो जब मैं गया बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, आई थॉट कि आई डू माई बैचलर फ्रॉम देयर। तो वहाँ पे सर कलीम थे और बाकी भी अकरम दोस्त वगैरह जितने भी टीचर्स और भी थे। तो ये था कि उन्होंने फिर मुझे जब उन्होंने मेरी ड्राइंग देखी
तो मैं जिस तरीके से ड्राइंग करता था, लाइक आई एम टोटली, अगर किसी का मैंने फेस नहीं भी बनाया तो मैं वो पूरा मोमेंट कैप्चर करता था, उसकी पर्सनालिटी उसमें आ जाती थी कि ये फ़लाना शख्स है। तो मेरे टीचर जो सर कलीम है वो कहते थे कि नहीं, आप बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के लिए नहीं हो, आप NCA जाओ। तो हाँ, उसके बाद फिर मैंने टेस्ट दिया एंड आई एम सिलेक्टेड फॉर दैट सीट। NCA। अच्छा, उसके बाद NCA का एक्सपीरियंस कैसा रहा? NCA का एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए जिस दुनिया से आप आए, NCA देखिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वाले बच्चे भी जब NCA जाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक ऑलमोस्ट एक कल्चर शॉक होता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है, टोटली आर्टिस्ट ड्रिवन। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे डॉक्टर इंजीनियर से बंदा नहीं निकल पाता, जब आप NCA की दुनिया में जाते हो तो डॉक्टर इंजीनियर आपको अजीब प्रोफेशन लगता है और आर्ट ही आर्ट नजर आता है। तो वहाँ से यहाँ एक तो लाहौर शिफ्ट होना, फिर NCA में पढ़ना, वो 4 साल। तो कैसा एक्सपीरियंस? वो इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ईयर वाज रियली डिफ़िकल्ट ना, कि जब मैं आया था मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे चीज़ें कि मैं क्या करूं, और इतनी टफ़ होती है फर्स्ट ईयर NCA कि यहाँ भाग दौड़, वहाँ भाग दौड़, और चीज़ें आपको समझ भी। हॉस्टल में रह रहे थे? हाँ, हॉस्टल में रह रहा था। तो उसका अपना, हॉस्टल का अपना एक डर था, इतनी अजीब सी रैगिंग होती थी, और फिर हम सुबह सवेरे डरे डरे से आते थे क्लासेस में रात को सारी रात रैगिंग होती थी, यानी देर तक। आप तो खैर रैगिंग की कहानी खत्म हो गई है ना? आप रैगिंग की कहानी खत्म हो गई। आप अच्छे वक्तों में नहीं गए ना, आप जरा बुरे, जरा पिछले वाले वक्तों में। तो फिर जब, लेकिन फर्स्ट ईयर मेरे लिए मुश्किल था। In second year I got A+, third year I got A+, in fourth year I got distinction, along with that the best artist award। और आपकी जो सारी की सारी जो आपने अपना आर्ट वर्क दिखाया था, वो जो फाइनल जो दिखाते हैं आप लोग अपना थीसिस वर्क, आई थिंक सारा ही सोल्ड आउट था। सारा सोल्ड आउट था। बहुत बहुत मुबारक हो इस बात पे, ये बहुत बड़ी बात होती है। बड़े कम आर्ट, आई मीन बहुत से लोग अपना आर्ट, अपना काम दिखाते हैं एंड में जब वो थीसिस वर्क होता है, लेकिन बड़े कम आर्टिस्ट होते हैं जो ये कह सकते हैं कि आई वाज सोल्ड आउट। इट्स अ बिग डील, माशाल्लाह। ओके, कुछ आपका काम भी हम साथ साथ देखेंगे और साथ साथ बात भी करेंगे। अच्छा, ये मक्खियों से इतनी ऑब्सेशन क्या है आपको? क्योंकि मैंने आपका पहली दफ़ा काम देखा था तासीर आर्ट गैलरी में, सनम तासीर के पास, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। तो जब आपका, और उन्होंने खुद भी आपका आर्ट खरीदा और वो भी आई थिंक सारा सोल्ड आउट ही था आपका। तो ये मक्खियों से क्या इतनी मोहब्बत है आपको? अच्छा, लाइक आई रिपोजिशन माई सेल्फ विद अनीबी। अच्छा, मुझे एक बहुत बड़ा सौदा करना पड़ा इस, यानी फ्रॉम अ ह्यूमन ट्रांसफर टू अनीबी। I reposition myself with Anibi, and the teamwork, कभी कभी मैं ज़्यादा मक्खियाँ दिखाता हूँ। I basically show that as a teamwork के मेरे साथ जो कंपेनियन या वो, उनको भी मैं उसी तरह शो करता हूँ। Like if I tell about my journey, when I was a child, like my father had a second family in Iran। अच्छा, उनकी दूसरी एक फैमिली थी, तो हमें प्रॉपर तरीके से टाइम मिला ही नहीं। वो टाइम को फिर जब एक तो वो था कि टाइम ही नहीं मिलता था, और आप सेंसिटिव बच्चे थे तो आप महसूस भी ज़्यादा करते थे। हाँ। फिर दूसरी बात ये थी कि अच्छा, फादर के जाने के बाद मुझे हमेशा फील होता है कि जब फादर गए तो सिर्फ फादर का जाना नहीं हुआ, उसके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई कि मेरी मदर, हालांकि यानी हमें प्रॉपर, हम फैमिली को सारे इग्नोर करना शुरू हो गए और हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। जैसे कि अगर मेरे मदर के ब्रदर्स भी थे ना, मैं बड़े बालों की बात करता हूँ, तो इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। वो माशाल्लाह साहिब हैसियत भी थे, लेकिन उनको ये नहीं था कि भाई हम किस हाल में हैं। तो कोई अपना कंफर्ट जोन से ना अपना ईज़ ख़राब नहीं करता। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना और अपने अंदर से ये सारा कुछ निकालने का तरीका आपको कैनवस मिला? मुझे वसली, हाँ, मैं वसली पे। अच्छा, अब मैं वो जानना चाह रही हूँ कि आपकी टेक्निक क्या है। आपने बताया ये एक वो तो मुझे बोला नहीं जा रहा, तो आप ये करते कैसे हैं? इसका नाम क्या है? वसली, गवाश ऑन वसली। गवाश ऑन वसली, ये एक्सप्लेन करिए क्या है। अच्छा, गवाश ऑन वसली बेसिकली आपने देखा ये कि पुराने जो वो थे मुग़ल पेंटिंग्स हैं जो कि म्यूज़ियम में आपको मिलते हैं, ये पुराने दौर में ये करते थे, बुक्स को तस्वीरें देने के लिए उनकी इलिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते थे, और वो अपने जैसे कि अपनी ग्लोरी और अपना शान व शौकत दिखाते थे बुक्स में, उन हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए। तो ये वो टेक्निक है।
अच्छा, इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि आई डू एवरीथिंग, आई पेंट, आई लाइक चारकोल के साथ भी काम किया काफ़ी सारा। अच्छा, हर चीज़ ट्राई किया आपने। हाँ, बट आई लव मिनिएचर बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस कि एक बड़ा नहीं, बट एक बात बताओ यार, देखो मुझे एक बात हमेशा मिनिएचर की समझ नहीं। एंड बाय द वे मेरी भाभी भी मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, फायजा भाभी, मतलब उन्होंने पसू नहीं किया उसको। मैं 10th में पढ़ती थी तो मैं बचपन में उनको देखती थी। पापा कहती थी कि भाभी क्या कर रही हैं, मेरी कज़न की वाइफ, वो चुन्नी मुन्नी चीज़ें, और वो उस वक्त बहुत ज़्यादा मुगल वाला जो इंस्पायर्ड था, चुन्नी मुन्नी चीज़ें। और मैं कहती थी इतनी चुन्नी मुन्नी, इसको ज़रा बड़ा कर दें, दीवार भी कवर हो जाएगी। मतलब इतनी सी चीज़ पे इतनी मेहनत करना। अच्छा, that's really beautiful. No, I love miniature art by the way, but अब समझ आई है miniature art की। जब छोटी थी तो मैं कहती थी यार बड़ा बना दो, छोटा बनाने का, you know what I mean, कि इतनी मेहनत जो इतनी सी चीज पे कर रहे हैं बड़ी बना दे। बट उस वक्त सेंस नहीं थी ना इस बात की कि उसमें मेहनत कितनी जाती है। मेहनत कितनी, और वो फिर वो बड़ी खूबसूरत सी एक एक्टिविटी हो जाती है कि आप इतना डीप ऑब्जर्वेशन में चले जाते हो और आप कहते हो कि अब मैं बस मेरी कायनात यही है, मैं इसी में। अच्छा, आई वांट टू टेल यू द एक्सपीरियंस व्हेन आई स्टार्ट दैट पेंटिंग्स लाइक अनीबी। हाँ, मैंने जब वो पेंटिंग स्टार्ट की, फर्स्ट आई डू दैट फिगरेटिव पेंटिंग्स बिकॉज इन एनसी एवरीवन इज टोल्ड टू मी दैट यू आर वेरी टैलेंटेड, यू शुड डू दैट फिगरेटिव, ये सोल्ड भी होगा और बड़ा अच्छा है। तो देन आई थॉट चलो मैंने उनकी खातिर की। वो एक्चुअली सेफ होता है ना, सबसे सेफ ऑप्शन यही है कि फिगरेटिव आर्ट कर लो, क्योंकि उसमें आपको फिर मतलब अगर चीजें ऑफ भी हो, व्हाटएवर भी हो, तो वो चल जाता है। लेकिन मिनिएचर में इतनी सी गलती मींस आपका पूरा का पूरा वसली आपका कैनवस जाया हो जाता है। अच्छा, तो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, मैंने चुपके से ना, मैंने कहा जो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ ना, व्हाट आई फेल्ट टू कि मेरा एक रिलेशन किस तरह से था, मैं वो रिलेशन दिखाना चाहता हूँ दुनिया को। देन आई थॉट कि वो किस तरह से होगा। आई लाइक दैट इज़ इन माई सबकॉन्शियस माइंड ना, कि मैं एक हनीबी की तरह फिर मैंने अपने आप को पेंट किया। एंड माई फादर लव विद द जैस्मिन फ्लावर्स। अच्छा, तो फिर इसी दौरान ना मैंने कहा कि इसके एक्सपेक्टेशन सब कुछ फ्लावर के साथ है। जब फ्लावर ही मेरे ख़त्म हो गए, उनका कंटेंट ही चेंज हुआ, फिर मेरे अपने क्या फीलिंग्स थे। तो वो जिस तरह के यहाँ पे हनी भी है और ये ब्लैक कैनवस है और वो मतलब फूल के साथ ये जो वाइट आपने बनाया है, ये क्या है? अच्छा, आई एम शोइंग देयर दैट अनीबी और फ्लावर्स दोनों मैच हो रहे हैं। आई एम शोइंग अ ड्रीम देयर कि मेरी ये ख्वाहिश है कि अब्बू के पास आ जाओ। वो मेरे लिए ख्वाब रह गया। और हनी भी रात को तो निकलती भी नहीं है। अच्छा, हाँ, आपने रात का दिखाया मंजर। रात का मैं इस तरह से दिखा रहा कि वो फ्लावर्स के साथ वो एक्सपेक्टेशंस और ओब दिखा रहा हूँ कि जब यानी जितने भी इंसेक्ट्स रात को अपनी घर को आते हैं ना, बट आई एम लुकिंग स्टिल फॉर द फ्लावर्स। उनकी कॉन्टेक्ट चेंज हो गई थी, वो मेटल के हो गए थे, वो सख्त, फिर भी मैं उन्हीं आस में था ना शायद कल का दिन अच्छा हो। अच्छा, वो लाइफ इतनी मुश्किल थी ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके लिए मैंने बहुत बड़ी सौदा कर दी ना कि टू ट्रांसफ़र अ ह्यूमन टू हनी बी। तो वो पूरी एक जर्नी थी। तो इस कंटिन्यूअसली इस ये जो आपकी हनी बीज जहाँ पे हमें नजर आ रही है वो आप है ना। आई एम शोइंग माय सेल्फ एंड आई एम टॉकिंग दैट आपकी हनी बीज आई एम सो श्योर गिरी हुई भी हैं, डेड भी हैं। तो क्या अपना आप अंदर से ऐसा महसूस होता है कि जैसे अब्बू के जाने के बाद ख़त्म हो गया? लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अब्बू के जाने के बाद सिर्फ अब्बू नहीं गए ना, सब भी चले गए ना, सब चले गए ना। ये बड़ी अजीब सी माशरा है कि जब आपका अगर कोई आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है ना, सब आपको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा इनकी बस पता नहीं। अच्छा, जो वो है ना मुहावरा, लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वीप एंड यू वीप अलोन, बट द सैड ओल्ड अर्थ मस्ट बेरी इट्स मर्थ। पूरा खां। हालांकि मैं इतना जॉली सा बंदा था, मैं हंसता रहता था, मैं जहाँ पे भी अभी भी आप जॉली हो। तो मैं हंसता था और मैं बड़ी अच्छी मेरी गपशप होती थी। अच्छा, माय कजन्स लव्स मी, लेकिन मैं बड़ों की बात नहीं करता, बड़ों ने बहुत इग्नोर किया। वो उनको ये तक होता था कि अच्छा शायद ये मनहूस है, इनके साथ इस तरह हुआ, उनके थॉट्स इस तरह होते थे। बट यू सी, अब देखें अगर ये सारा ट्रॉमा ना होता तो क्या आज आप इस लेवल के आर्टिस्ट होते? इसका जवाब नहीं आपने देना। यहाँ पे मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद जब वापस होएंगे, हमने बात तो इतनी करनी थी लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करें अगर आपके पास कुछ और वक्त है तो हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे
और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये सब कुछ ना होता तो क्या आज आप इस लेवल के आर्टिस्ट होते, और क्या एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ट्रेजेडी, दुख और प्रॉब्लम्स होनी ज़रूरी हैं ताकि वो क्रिएटिव हो? इन चीज़ों का जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रहीम बलोच की बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग लाइफ स्टोरी हम सुन रहे थे। बेहतरीन मिनिएचर आर्टिस्ट हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और अपने आप को एक हनी बी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं अपने काम के अंदर। अच्छा, ब्रेक से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर ये सब ट्रेजिडीज़, अगर अबू ना जाते, अगर ये सारे मामलात ना होते, सारे इर्द गिर्द वाले ना छोड़ते, तो क्या आज इतने ही क्रिएटिव इंसान होते? क्या आपके आर्ट में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती? ये एक सवाल है। हाँ, मैं कहता हूँ कि वो मेरे सफ़र कैसा था ना, वो पूरा एक सफ़र था। अगर वो चीज़ें ना होती तो मैं आज आप इतनी खूबसूरत पर्सनालिटीज़ के साथ ना बैठा होता ना। तो मैं हमेशा इस चीज़ को कोट करता हूँ। नूर आपको बुला रहे हैं खूबसूरत पर्सनालिटी? अच्छा, हाँ, जितने भी मुझे मिलते हैं, अच्छा मुझे जितने भी मिलते हैं सारे खूबसूरत पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। मैं कहता हूँ मैं आई एम द लकी वन। लेकिन इस नेगेटिविटी, देखें इंसान के अंदर जब इस किस्म के मामलात होते हैं एक नेगेटिविटी आ जाती है, इस नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकले? अच्छा, इस तलखी से कैसे बाहर निकले? अच्छा, वो इस तरह से था कि जैसे मैं फिर अच्छा मेरे थीसिस में मैंने रूमी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। ये क्योंकि आप जितना भी ना अल्लाह आपको एक प्रोसेस से गुजारता है ना, आप कहते हैं कुंदन कैसे बनता है कि प्रॉपर आग से गुजर के वो प्योर फॉर्म में आ जाता है तो कुंदन कहलाता है। फीनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेस। हाँ, तो वो मेरा जर्नी उस तरह का था। जब मैंने स्टार्ट भी की पेंटिंग तो लाइक व्हेन आई स्टार्ट टू पेंट दैट अनीब, अच्छा जब मैंने अनीबी पेंट करना स्टार्ट कर दिया तो उसमें जो इसके फ़र है, एक ऐसा टाइम आ गया आई वाज थिंकिंग कि मैं टोटली डिस्कनेक्ट हूँ अपने सराउंडिंग से। उसके जो बॉडी के फ़र है कहीं पे बड़े नाजुक से फ़र है और वो इतनी डेलिकेसी के साथ मैंने पेंट की। फिर मुझे लगा इसमें कोई मैजिक है। बात बताएं, इतना करीब से क्या आपने बाकायदा हनी भी रखी? देखो सिर्फ नेकेड आई से तो इस लेवल की डिटेल नहीं नजर आती, तो ये इतना समझे कैसे? अच्छा, मैंने प्रॉपर हनी भी जो मुझे मिली थी, यानी मैं जो डेड अगर मुझे मिल जाती थी तो मैं उनको उठा के मैग्नीफाइंग से प्रॉपर जूम करता था, उनकी एक एक चीज़ को स्टडी करता था, उसके विंग्स को, उसके वेन्स को, वो जो कहाँ पे उसके बाल किस तरह से है, उसके कलर्स को, और वो सारी चीज़ें मुझे इतना मज़ा देता है मैं जब भी देखता हूँ। अच्छा, देन व्हेन आई स्टार्ट टू पेंट आई टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम माई सराउंडिंग। तो मुझे लगा इसमें कोई क्या ऐसा कमाल था। अनकॉन्शियसली मुझे लगा कि मेरा टाइम, वो जो टाइम नहीं था, ये इतना जल्दी गुजर गया टाइम और मुझे पता ही नहीं चला। हालांकि मैं सुबह से लेके शाम तक मैं पेंट करता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। तो मैंने कहा कि चलो इसको मैं दोबारा पेंट करता हूँ, इसमें क्या ऐसी चीज़ है। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि इसकी जो फ़र की रिपीटेशन है बार बार और एक डीप ऑब्जर्वेशन के साथ जब मैं पेंट करता हूँ कि वो कितना सॉफ्ट है, वो स्ट्रोक्स, तो वो मुझे डिस्कनेक्ट करती है फ्रॉम माई सराउंडिंग। तो फिर एक ऐसा लेवल आ गया उसमें कि आई पेंटेड इन द 5 फीट। तो उसमें कुछ बाल कड़े, कुछ सोए हुए, वो एक ब्लैंकेट की तरह, एक स्किन यानी एक जानवर की काल की तरह मेरे सामने। मैंने कहा दैट्स माई पर्सनालिटी, कि कहीं पे सॉफ्ट है और कहीं पे पूरे एक रिपीटेशन है, एक पैशन है उसमें। तो ये सारी चीज़ें देन आई कोट, अल्लाह ने मुझे एक और दुनिया दे दी। व्हेन आई पेंट दैट लाइक फर आई एम टोटली डिस्कनेक्ट, आई एम थिंकिंग माई सोल इज़ मूविंग टू द स्काई विदाउट वेट एंड ग्रेविटी। और मेरे बस में हो ना मैं कभी इस दुनिया में वापस ना हूँ। वो इतनी खूबसूरत दुनिया है, उसमें एक नशा है। आई एम टोटली लाइक, मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ, मैं ये जो ड्रग्स नहीं लेते, ये मेरे लिए उस तरह से नशा है। मैं अगर 2-3 दिन शायद पेन ना करूँ मैं पागल हो जाऊँ। तो फिर क्या पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए? मुझे लगता है कि ये तो अल्लाह की तरफ लेकिन से मुश्किल हाँ। है। देखें एक आर्टिस्ट की एक तो पहले अपने आप को मनवाना, जस्ट बिकॉज आपने एनसीए से ग्रेजुएट कर लिया, आपने बड़ा अच्छा थीसिस वर्क किया, आपको डिस्टिंक्शन भी मिल गई, इसमें कोई गारंटी तो नहीं है ना कि आपका आगे काम चल पाएगा। हाँ, ये तो आपने पाथ तो बड़ा मुश्किल चूज किया है, क्योंकि ये वो फील्ड है जिसको अभी भी पाकिस्तान में उस लेवल पे नहीं समझा जाता। लेवल पे नहीं समझा जाता। अच्छा, मेरा ये था कि मुझे शायद उस टाइम पे ना इन चीज़ों का इस तरह पता भी नहीं था
कि अच्छा मेरा काम सोल्ड होगा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों में मैं बिल्कुल इतना नील था। मुझे मेरे दोस्त अभी भी हंसते, कहते सबसे नालायक तरीन और कहाँ पे जाके आर्टिस्ट इतना अच्छा बन गया। तो वो तो बाकी ये नालायक लोगों का तो काम नहीं है जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तो बहुत ही टैलेंटेड और मतलब एक डीप थिंकर का काम है। तो यानी कि एक आर्टिस्ट का फिलोसफर होना भी ज़रूरी है। आई थिंक कि उसमें होनी चाहिए ना, बगैर कॉन्सेप्ट के। देखो अगर मेरे अंदर वो चीज़ें थी, वो उस कॉन्सेप्ट के थ्रू फिर मैं आस्ता आस्ता बढ़ा और फिर मैंने पेंट करना शुरू कर दी। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या, अभी वैसे तो आपका काम जो है वो लाहौर म्यूज़ियम में भी अभी डिस्प्लेड है, आपका एक 2 बड़े खूबसूरत पीसेस वहाँ पे डिस्प्लेड है। तो व्यूअर्स अगर आप लाहौर या इसके गिरदोनवा में रहते हैं और अगर इनकी जर्नी और इनकी कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो ज़रूर जाके उसको देखिएगा। द ब्यूटीफुल पीसेस, वन ऑफ देम इज़ ऑलरेडी सोल्ड। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर जाके देखें। आर्टिस्ट को उसके मुआवजे से ज़्यादा लोगों की अप्रिसिएशन, उनका आके देखना, ये चीज़ मैटर करती है। सो ये बताएं कि अब किन चीज़ों पे काम हो रहा है? अच्छा, आई एम स्टिल लाइक मैं उस लेवल पे पहुंच गया। नो आई पेंट अ एनवायरनमेंट फॉर माई सेल्फ एंड वो काफ़ी आगे बात जाके निकली ना कि मैं अपने लिए एक स्पेस बनाता हूँ। आई एम थिंकिंग मैं वो एक खाली स्पेस था मेरी बचपन का, वो एक खाली स्पेस है, मैं उसको पुर करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। खाली जगह पुर करने की। और वो फिर उसमें इतना टाइम लगता है, वो मुझे किसी और दुनिया में लेके जाता है जहाँ पे आई एम थिंकिंग कि एवरी लाइक स्ट्रोक क्रॉस मी, और वो इतना सुकून वाला है। मैं बस तो इसी के ऊपर आजकल फोकस कर रहे हैं। अच्छा, और ये बताइए फाइनली लास्ट क्वेश्चन, आप यंग आर्टिस्ट को और उन माँ बाप को क्या पैगाम देंगे जो कहते हैं कि यार शौकिया करना है तो कर लो, इसमें हम तुम्हें हम नहीं देंगे फीस? बड़े माँ बाप ने ना कर दी ना कि हम फीस नहीं देंगे। अच्छा, जो लाइक बाय बर्थ अगर एक आर्टिस्ट है ना, उसके अंदर ये चीज़ है, ये सलाहियत है, उसको ना रोके, क्योंकि उसकी सारी फिर ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मेरे पास एक चीज़, एक टूल है ना, जो मैं जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाऊँ दुनिया से, तो मेरे पास एक और दुनिया है जिसमें मैं जाके मैं अपने आप को रिलैक्स कर लेता हूँ और मुझे मज़ा आता है उसमें। तो जो बच्चे अगर बाय बर्थ वो आर्टिस्ट है तो उनको आर्ट में ही रहने दो। रिस्क देने वाला तो एक और ज़ात है ना, तो आप बाकी उसकी किस्मत पे हैं। चलो अगर वो ज़िंदगी में नहीं, मर के भी तो कितने आर्टिस्टों का अभी तक नाम जिंदा है। तो ये तो चीज़ें गुजर जाती, लेकिन उसको उसके आल में छोड़ दो और उसको सपोर्ट करो। बल्कि मेरी मदर, मुझे हमेशा जब मैं ड्राइंग करता था तो मेरी मदर आके मेरे साथ बैठ जाती थी और वो देखती रहती थी कि मैं क्या करता हूँ। वो एप्रिसिएशन ना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि मुझे पता था कि अच्छा ये इसमें एक अच्छी बात है जो मेरी मदर इतनी मुझे एप्रिसिएशन देती है। सो वही वाली चीज़ है ना कि एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना बेहतर है इसकी बनिस्बत के आप एक अनक्वालिफाइड या बेदिली से डॉक्टरी प्रैक्टिस करें या इंजीनियरिंग करें। अल्टीमेटली वही वाली बात है ना व्यूअर्स, हर इंसान को अपने पैशन को परसू करने की मार्जिन मिलनी चाहिए और सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम आपके पेरेंट्स ही होते हैं, आपके घर वाले होते हैं। बच्चे का जिस तरफ रुझान है उसको इनकरेज करें। बड़ी प्यारी बात नहीं आपने कही कि रोज़ी रोटी देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, मेहनत करें, कोशिश करें, क्या पता कि दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ब्लेस यू। और इंशाल्लाह हम आपको तंग करते रहेंगे, आपकी कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, हम इसको किसी दिन फिर इसको यहीं से उठाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। सो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त ज्वाइन करेंगे जिनसे अरसे से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जिनके चेहरे मुझे कैमरा के उस पार नज़र आ रहे हैं। इस पार आएंगे ब्रेक के बाद। क्या बात है, बहुत ही दुखी बिलाल ताहिर हमारे साथ है। आओ बेटा आओ, अपने दुख का मजीद इजहार मत करो। Thank you so much. Very talented, very brilliant artist Bilal Tahir, and the fact that he's a candid, I mean he's a performer also. तो ये बड़ा प्रॉब्लम है ना, आजकल हर बंदा ऐसे खड़े होकर गाना गा रहा होता है और सिंगर जब तक एंजॉय नहीं करेगा तो हम कैसे एंजॉय करेंगे। तो नहीं गाना गाने का मजा आएगा। मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर मॉर्निंग शो होस्ट करते हुए मैं बोर हो रही हूँ तो व्यूअर का क्या हाल हो रहा होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, 2 बड़े ब्रिलियंट हमारे मुल्क के आर्टिस्ट जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत अप्रिशिएट किए जाते हैं। दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स। एक होस्ट भी हैं, एक
मॉडल भी हैं, दोनों बड़े टैलेंटेड है भाई। असद महमूद हमारे साथ है। कैसे हैं असद? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। आपका मुस्कुराता हैंडसम चेहरा देख के वैसे ही हम सबका मूड बड़ा अच्छा हो अरे जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये देखा ना, हैंडसम का तो एकदम से मुंडा ने सीधा होके बह गया। आपका बहुत शुक्रिया, पीटीवी का बहुत शुक्रिया। आप लोग बुलाते हैं, याद करते हैं। अगर हम अपने स्टार्स को नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे सर? लेकिन मतलब बात ये है कि आपको नहीं बुलाएंगे तो और किसको बुलाएंगे? और बल्कि हम तो अब अपने पैलेट को भी एक्सपैंड करें, उस पर मैं बात करूंगी। और मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी लाडली, मेरी मीडिया के शुरुआत की सहेली, जिसके साथ मैंने शुरू में भी बहुत काम किया और हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहा। इवन दो ये कराची में रहती है, मैं लाहौर में रहती हूँ, हमारा अपना ये एक मुख्तलिफ सा एक लाड और एक प्यार हो गया। और जब हमने प्रोजेक्ट साथ किया तो और भी ज़्यादा लाड हो गया। उस्मा ताहिर हमारे साथ हैं। नन ऑफ देम नीड एन इंट्रोडक्शन माशाल्लाह से। लेकिन आज मैंने बात करनी है बड़ी औखी सी। आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल प्रोजेक्ट्स, वो तो मुझे पता है, ले धाड़ा काम हो रहा है और हर बंदा अपनी अपनी रिकॉर्डिंग में बिजी है, सारा कुछ। लेकिन व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू, तीनों से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि एक ऐसी इंडस्ट्री, आपने जो अभी गाना गाया ना, जी हम अभी ब्रेक से पहले, शुरू करने से पहले ये वाला सेगमेंट बात कर रहे थे कि यार इस मीडिया के अंदर ना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी तो बंदा इतना तंग होता है कि बंदा कहता है यार बंदा मर ही जाए, इतना यहाँ पे बंदा पागल हो रहा होता है, खज्जल हो रहा होता है, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ऑनेस्टी नहीं है। देखें व्यूअर्स, मुंह पे सब एक दूसरे के साथ ठीक है, पीठ पीछे बड़ी नेगेटिविटी होती है। किसी का हम नाम नहीं आज लेंगे, इसलिए अगर कोई इस एक्साइटमेंट में बैठा है कि ओ हमें नाम मिलेंगे, हम वायरल करेंगे, सॉरी वो तो नहीं होने वाला। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें डिसऑनेस्टी बिकती है, वहाँ पे सच्चाई होना कितना मुश्किल काम है। बहुत। पहले तो सब लोगों को, देखने वालों को, पूरे पाकिस्तान को मेरा सलाम और लव यू। बहुत अरसे बाद आपको देखा। मैं और तो कहा क्राइम शोज कर करके खुद तुसी क्रिमिनल ना हो गए। मैंने तो बड़ी टेंशन सी, मैं कभी लगता है नहीं हो गई। मैडम आप कैमरा तो ऑन करके नहीं घूम रही, मैंने कहा हर वक्त कैमरा ऑन करके घूमूंगी। बेचारी बहुत ही एक स्वीट और प्यारी लड़की है जो फंस गई है ऐसे काम के अंदर, व्हिच बाय द वे यू आर डूइंग ब्रिलियंटली। हाँ, बस वक्त ने सिखा दिया। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, बिकॉज आप इतनी सॉफ्ट और स्वीट पर्सनालिटी हो कि मैं इस किस्म का शो नहीं याद है उस वक्त तो मैं रोना धोना करती थी, हर बात पे रो पड़ती थी, पागल बेवकूफ। मतलब उस वक्त मैं बेइंतहा इसको जोड़ के मैं सीधा करने की कोशिश करती थी, लेकिन खुद ही सेट हुई है, खुद ही सेट हुई है। हाँ, क्योंकि मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं क्राइम शो में आऊंगी और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, क्योंकि हम ऐसे थे कि कोई गुजर भी गया तो डर गए, किसी लड़के ने देख लिया तो डर गए। दूसरी बात ये कि जान, उसके अलावा क्राइम को देखना, और देखो हम लोग कोई विजुअल देखते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है, उस चीज़ में घुस के उस चीज़ को पता करना, और फिर कभी कभी ऐसी डिटेल्स इंसान को पता चलती है जो आप स्क्रीन पे नहीं कह सकते, लेकिन आपके दिमाग में चल रही होती है जब आप होस्ट कर रहे हो। घर से निकलती हूँ ना, मैं हंसते खेलते जाके वीडियो बनाते हुए जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है जब मैं जाऊँगी लोकेशन पे तो मेरे सामने या तो कोई मरा हुआ होगा, या कोई रो रहा होगा, या कोई फरियाद कर रहा होगा, और वो सब हमें समझते हैं कि शायद हम मसीहा हैं, हम कुछ सही कर देंगे, पुलिस के पास चले जाएंगे, कुछ कर देंगे। तो मैं अंदर सोचती हूँ कि मैं तो सिर्फ इनकी आवाज़ बनकर आई हूँ, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो आंसू होते हैं ना वो हमारी आंखों से भी बह रहे होते हैं। मुश्किल था। वुड यू एवर होस्ट अ क्राइम शो और समथिंग जो इस किस्म के, बिकॉज आप भी एक बहुत सेंसिटिव इंसान है। मैं कर सकता हूँ होस्ट, लेकिन प्रॉब्लम होगी, मतलब मुझे, मैं नहीं देख पाता। अब मैं अपनी नेचर बताऊँ, मैं कोई ऐसी वीडियो ही नहीं देखता। मेरे पास सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो आती है ना, मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ, मैं नहीं देख पाता, मैं बंद कर देता हूँ। अभी ये जो इंटरनेशनली भी जो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखी जुगन। मेरे दोस्तों ने दिखाई, मेरी फैमिली ने शेयर की, मैं नहीं देख पाता, क्योंकि सेंसिटिविटी है, सब आर्टिस्टों में होती है, मुझ में कोई नई नहीं है, लेकिन सब में होती है। लेकिन जैसे उस्मा भी बहुत सेंसिटिव है, लेकिन वो एक जॉब है जो होस्टिंग के वो कर रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाला शो ज़्यादा सूट करेगा। अच्छा, सवाल फिर वही कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मुंह पे कुछ पीछे कुछ, फिलहाल आपको कोई मिला, कहा कि हाँ जी आपको हम एक शो कर रहे हैं, हमने आपको उसमें ज़रूर बुलाना है, आपने वो ये वो व्हाटएवर, आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, बंदे ने राब्ता किया, अगले ने फ़ोन ही नहीं उठाया। ये बड़ी एक इंडस्ट्री की एक बड़ी नॉर्मल एक रूटीन की चीज़ है। बुला लिया आपको जी, आपका हम 2 गाने आपके करेंगे, ये होगा वो होगा, बंदा जाए वहाँ पे, उन्होंने कहा जी नहीं जी आपका आज नहीं हो पाएगा। ये मैंने बहुत से आर्टिस्ट के, सिंगर्स के साथ भी देखा है, एक्टर्स को कहा कि जी आपका 10 दिन का काम है, 2 दिन में आपका काम करा के आपको कहा जी ओके खुदा हाफिज। मतलब कहाँ आप सपोर्टिंग रोल थे तो कहाँ आप बिल्कुल गेस्ट अपीयरेंस भी नहीं, 25 सील करा लिए, 10-13 एपिसोड निकालिए, पहले ये भी होता था। ये हमारे साथ हुआ था।
एक ही उसी प्रोजेक्ट में हुआ था। सो बिलाल जी जी सर्वाइवल कितना को मुश्किल है इस इंडस्ट्री में? नहीं वो तो डेफिनेटली अभी आप बता रही हैं ये सबके साथ सेम होता है। क्यों आपको नहीं पता वो बता रही है? नहीं क्योंकि मुझसे डेफिनेटली वो सीनियर हैं तो उन्होंने जो बताया वो एग्जैक्ट बताया और ऐसे ही है। बहुत मुश्किल है ये इस फील्ड में सर्वाइव करना क्योंकि पाकिस्तान के इस तरह के सिनेरियोज हैं कि यहाँ पे ब्लैक शिप्स हैं हर शोबे के अंदर तकरीबन, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इस तरह है। आप सही कह रही हैं। आप नजर प्लीज। अब देखो ना, आप वो वाले इंसान हो जो हर बंदे के साथ बहुत स्ट्रेट और सीधे चलते हो। आपकी ये बात मैंने हमेशा अप्रिशिएट की है, ऑन एयर भी और ऑफ एयर भी, कि यार बंदा सीधी बात करता है। अगर वो आपको कह रहा है ना कि सफ़ेद है तो सफ़ेद ही है, वो सुहा नहीं है। ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अच्छा जुगन, ऐसा है कि हम लोग जिन घरानों से हैं अपने सब घरानों में सबकी अच्छी तरबियत होती है। हमें बचपन से ये सिखाया गया, मुझे भी सबको ये सिखाया जाता है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। अब एक बच्चा जब पैदा होता है, जब उसके माँ बाप उसको ये चीज़ सिखाते हैं और जो हमारा रिलीजन है वो भी हमें यही बात सिखाता है, तो मैं तो सच ही बोलूँगा ना। अच्छा मुझे बहुत प्रॉब्लम हुए स्टार्ट में। मैंने कहीं जाना, मुझे किसी ने कॉल किया कि यार आप कल फ्री हैं, तो अगर मैं फ्री हूँ तो मैंने कहना मैं फ्री हूँ, और अगर मैं बिजी हूँ तो मैंने कहना मैं बिजी हूँ। हम तो उस इंडस्ट्री में जहाँ पे लुक बिजी डू नथिंग। यस। अच्छा मैं यही कहता था कि मैं फ्री हूँ, या अगर मुझे किसी ने बोला यार आपके पास ये टाइम है, मैंने कहा हाँ मेरे पास टाइम है। लेकिन मैंने देखा कि जो मेरे दोस्त हैं या वो लोग जिनके साथ मैंने काम करना है, उनके साथ मैं कोई बात कर रहा हूँ तो उसको अजीब तरीके से मैनिपुलेट करके बताया जाता था आगे। मैं बड़ा परेशान हो जाता था। मैं कहता था कि ये क्या है, मैंने तो ऐसी बात कही ही नहीं है। अच्छा अब मुझे बताएं कि ज़िंदगी के 20, 22, 23 साल जो आप अपनी स्टडी और सारी चीज़ों में गुजारते हैं, सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसी फील्ड में आप आ जाएं जहाँ पे हर बात पे आपने झूठ बोलना है, कैसे आप डिनाई करेंगे? मैं तो नहीं कर पाया, अभी तक नहीं कर पाया। नहीं आप नहीं कर पाए, लेकिन देखे ना असद, जैसे कि आप कायम रहे, आपने स्टेप अवे नहीं किया। मैं सॉरी, आपने 3 सालों के लिए स्टेप अवे किया, मैंने एक्टिंग से किनारा कशी 7 साल कर ली, बिकॉज मेरे से नहीं हैंडल होता था। यार देखो यहाँ पे हम लोग मिलते हैं, हम बात करते हैं, गप करते लगाते हैं, आपको पता है आप यहाँ से जाएंगे, मैं पीठ पीछे ये नहीं कहूँगा कि यार ये किसको बुला लिया था शो पे, ये वो मुंह पे आपको अच्छे मिल रही हूँ बाद में। मेरा ये मिजाज ही नहीं है। तो जब आप होस्ट करे तो कम से कम आपका इस मामले में बचपचा हो जाता है। सेट्स पे तो यार समझ ही नहीं आती थी, अभी आपका कमरे से बाहर कदम नहीं होता था कोई आपके बारे में शुरू हो जाता। यही बात है, जैसे आपने कहा कि आपके साथ बहुत हुआ। मैंने भी स्विच इसलिए किया था कि जब हम ड्रामे कर रहे थे, पर उस वक्त एक बहुत अच्छा माहौल था, हमने बहुत अच्छे वक्त में काम किया। लेकिन अब होता ये कि अब ना शायद मुझे लगता है कि जो नए लोग आए हैं, फेम बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो वो जिन लोगों ने नाम बनाए, मेहनतें की हैं, अब हम जब पैसे बताते हैं ना तो उनको होता है यार इस पैसों से तो इतने में ये लड़की हो जाएगी। तो शायद वो चीज़ आप लोगों को अंडे टमाटर तो नहीं ले रहे ना कि ये वाला नहीं ठीक, चलो ये वाला उठा लेते हैं। आई एम सॉरी। अच्छा एक पॉइंट मिस हुआ यहाँ पे मुझे ब्रीफ करते हुए। यहाँ पे मैंने ये दोनों फील्ड्स का एक्सपीरियंस है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैंने फैशन में बहुत ज़्यादा देखी है। फैशन में तो बहुत ही ये उधर से आई है यार। रैंप पे जब जा रहे होते हैं तो आपके कपड़े गायब कर दिए, एक और मॉडल आपके कपड़े पहन के आ गई, और आप मतलब उधर एक वावेला मचा हुआ है कि भैया हम क्या ट्रिप कर दिया, स्टेज के ऊपर ट्रिप कर दिया कि गिर जाओ लोगों के सामने। और डिजाइनर्स की मिसकमिटमेंट्स, कोरियोग्राफर्स की जो हेड्स हैं वहाँ पे उनमें ड्यूल फेसेस बहुत ज्यादा लोग। और यार फिर काम करने के बाद फकीरों की तरह, मैंने बड़ी दफा ये बात कही है कि जी बड़े नाम, मैं आपसे खैरात नहीं मांग रही, बड़े नाम काम किया है, मतलब पसीना सूखने से पहले आपके हाथ में आपका मुआवजा होना चाहिए। अरे दूसरी बात ये है कि शायद अब हम उस जगह भी आ गए हैं कि जब हम शुरू में आए थे तो हमें लगता था कोई बात नहीं, उस वक्त इतनी महंगाइयाँ भी नहीं थी तो चीज़ें मैनेज हो जाती थी। अभी लगता है कि जब हम मेहनत करते हैं हमें पैसा नहीं मिलता तो हम मेहनत क्यों कर रहे हैं। हम अगर स्क्रीन पे आ रहे हैं तो ये हमारा शौक नहीं है, हम अगर आ रहे हैं तो अपने घर को भी देख रहे हैं, हम अपने आप को भी देख रहे हैं, और दूसरी बात है हम कुछ ना कुछ लोगों को सिखा भी रहे हैं। तो ये चीज़ें शायद खत्म हो गई। असल में मसला पता है क्या है, हम लोग यहाँ पे ना इन प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के ना सिर्फ तारीफें करते हैं। हाँ। और लोगों को मिसगाइड, जहाँ पे अभी ब्रेक से पहले आपने देखा कि एक बहुत ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट रही जिनका काम इंटरनेशनली भी बड़े लोगों ने खरीदा है, बल्कि निकोलस केज की बेटी ने भी उनका काम खरीदा हुआ है, राइट। तो मतलब हॉलीवुड के स्टार है उनकी बेटी ने, सो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। अब उनको बुला के उनसे आर्ट की बात की तो उन्होंने भी उसकी एक तल्ख साइड बताई। देखो हर चीज़ ज़िंदगी में खूबसूरत भी है और उसकी एक अगली साइड भी है। मसला ये है कि सोशल मीडिया की वजह से अब एक इतनी झूठी जिंदगी हम व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। यार हर वक्त कोई भी खूबसूरत नहीं लगता, हर वक्त किसी की भी जिंदगी में ही हा नहीं हो रही होती। हम सिर्फ वो साइड दिखाते हैं जिसकी वजह से यंग लोग जो हैं बहुत मिसगाइड होते हैं।
असल में फिल्टर वाली जिंदगी होगी, जैसे फिल्टर वाली पिक्चर्स है। ओह माय गॉड, मैं तो कहती हूँ, मैं कभी भी यकीन नहीं करती अगर कोई मुझे पिक्चर भेजता है कुछ कहता है, मैं कहती हूँ सॉरी, मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने लड़कियां लड़कों को जब सामने देखा है तो मेरी चीखें निकल गई। तो अक्सर होता है, मैं कहती हूँ यार मुझे फिल्टर वाली चीजें मत भेजा करो प्लीज। नहीं तो सारी फिल्टर है टोटल, एक टू जेड। आपको बात कर रहे थे, मुकम्मल करें अपनी बात को। हाँ कैसे? हाँ मैं उधर था फैशन। खवातीन में मुश्किल हो जाता है ना, मैं आपको दूंगी मौका। आपको पता है मेरे बड़े लाडले में ये लड़की ठीक नहीं है। आप कोई बात नहीं, आप इसको सीरियसली नहीं, इनको बिल्कुल टाइम मैं टाइम देख रहा था, मैंने कहा टाइम कम है। लेकिन ये जो डार्क साइड है, जो बड़ा अच्छा टॉपिक आज आपने उठाया है, लेकिन इसका कोई हल मुझे तो समझ में नहीं आता यार। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज मीडिया पर्सनैलिटीज के, कम से कम सोशल मीडिया पे तो हम असल साइड दिखाएं अपनी जिंदगी की। बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग सिर्फ ग्लैमरस साइड दिखाते हैं। यंग बच्चे जो है वो, आपने नोटिस किया कि इतना ज़्यादा बच्चों के अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन और ये चीज़ें क्यों आ रही है? क्योंकि वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार लाइफ ये होती है। अब आप अगर एक 2 मरले के 3 मरले के मकान में रह रहे हैं और आप एक सर्टेन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आधे से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स तो जो वीडियोस बनाते हैं वो अपने घर में तो बना ही नहीं रहे होते, किसी की गाड़ी के साथ, किसी की गाड़ी के साथ, बंगले के साथ। अच्छा मैं बताऊँ, इससे नुकसान ये भी हो रहा है कि लड़कियाँ स्पेशली जब ये चीज़ें देखती हैं तो उनको होता है कि जब वो उस फैमिली की होती है तो उनको पैसे और चीज़ें और मोबाइल ये चाहिए होता है, और इसकी वजह से ना बहुत से हालात ख़राब होते हैं, क्योंकि वो कहती है कि यार 10, 20, 50 हज़ार कमाने वाला बंदा यार क्राइम रेट है। अब क्राइम की अगर बात करें तो क्राइम रेट है तो नहीं बढ़ रहा ना। लोगों के अंदर इतनी एक डिज़ायर पैदा हो रही है कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है। भाई हम जब छोटे होते थे घर में वो ये वाला फोन था या ये वाला मोबाइल था, और ये वाला मोबाइल इतना को महंगा था कि वो एक ही मतलब अम्मा या अब्बा किसी एक के पास होता था। अच्छा एक बात और, अब हमसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं जो हमारे घर में काम करते हैं, हर वक्त उनके हाथों कान में टूटी लगी होती है, यहाँ पे वो चलते फिरते हमारा वाली भी आते हैं, तो यूँ मैं कहती हूँ भाई जब आप हमसे पैसे लेते हो तो यार प्लीज उस वक्त काम के वक्त तो छोड़ दो। बट उसके साथ ये देखो ना, अब हर बंदे के हाथ में एक टीवी आ गया जिसका नाम है स्मार्टफोन। यस। और कॉन्स्टेंटली आप ये चीजें अब देखें, जो रील्स, जो टिकटॉक से चीजें जो चल रही होती हैं उसमें एक इतनी मुख्तलिफ, अब बहुत से लोगों ने शेर रखने शुरू कर दिए क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन देखा कि भाई फलां के पास भी अपना पेट शेर है। भाई एक वाइल्ड एनिमल को आप किस तरह, मतलब बहुत नेगेटिविटी हम इस सोशल मीडिया के थ्रू फैला रहे हैं, और मीडिया के लोग, हम लोग गलत पैगाम दे रहे हैं। भाई आप लोगों को लोग देखते हैं, आप लोगों को लोग एडमायर करते हैं। अच्छा जुगन, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप किसी ऐसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं जिसकी मजम्मत आपको करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे एक्टर्स को भी देखा है, ख़ास तौर पे मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा यहाँ पे, इन्फ्लुएंसर्स को नहीं करूँगा, लेकिन मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया देखता हूँ, ये लोग अपनी पूरी फैमिली को सेल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आके। मैंने एटलीस्ट एक्टर्स में मैंने होश, फहद, मुस्तफ़ा सबको देखा, मैं सबको देखता हूँ, लेकिन मैंने एक्टर्स को इस तरह चीज़ें करते हुए नहीं देखा। लेकिन ये जिन तरीक़ों से व्यूवरशिप ले रहे हैं वो तरीका बहुत गलत है। आपको पता है कि मुझे मिन्नतों के मैसेज आते हैं कि नूर के साथ वीडियो बनाए ना, अपने बेटे हसन के साथ, कभी कोई मोमेंट होती है तो मैं लगा देती हूँ। अब अगर मैं 24 घंटे अपने बच्चे को ये करती रहूंगी तो उसने आगे जाके स्वाद मिट्टी पड़ना है, उसने आगे कुछ जिंदगी में करना है। मैं इतना भी एक्सपोजर पे मेरा मियाँ अक्सर घूम के कहता है कि बेब ना लगाया करो, और मैं कहती हूँ जानी लोग, क्योंकि मैं शोज पे भी नहीं लेके आती बच्चों को, वो भी नहीं करती, तो एटलीस्ट इस तरह से लोगों को थोड़ी सी ग्लिम्स मिल जाती है। कछुए की पिछले दिनों सालगिरह थी, उसकी हमने वीडियो लगा दी। हसन का कछुआ पीजे की सालगिरह थी, इस पे हम ब्रेक में बात करेंगे, ये ऑन एयर नाइट लोगों ने कछुए की सालगिरह। देखिए एक होता है एक और जिंदगी दिखाना, एक होता है आप असल में अपनी पागल जिंदगी लोगों को दिखाया और कहे कि हम तो ऐसे ही हैं भैया, तो सबका अपना इंटरेस्ट है इसमें, वरना थानू मार दे। क्या था वो लाइन गाने की, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी और मुझे पता है कि हाँ सच्ची सी, और अब असद घूम के कहना है कि मैं कहा था कि हमने ऑनर नहीं है बात करनी, लेकिन मैंने करनी है। कितने मजे की बात है ना कि लाहौर और इस्लामाबाद काम अब वापस आ रहा है। एक वक्त था जब सारा काम कराची शिफ्ट हो गया था, सब कराची। आई नो यू आर कराची बेस्ड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट अल्टीमेटली आप भी असद कराची इसीलिए शिफ्ट हुए थे बिकॉज सारा काम कराची शिफ्ट हो गया था। 2014-2015 में मोस्टली काम कराची जा चुका था, और अगर लाहौर में ड्रामे बनते भी थे तो चैनल्स उनको ऑन एयर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, और बनते ही नहीं थे, मतलब नहीं बन रहे थे। मैं कहता हूँ 2-3 ऐसे ड्रामे हैं जिनका मुझे पता है जो बड़े अच्छे बने हुए थे, बट बस वो नहीं चलाया किसी चैनल ने, और वो अच्छे ड्रामे
की जगह ऐसे ऐसे मैंने फजूल ड्रामे ऑन एयर देखे कि मैं कहती थी कि यार इससे तो बेहतर आप ब्लैंक स्क्रीन ही चला दें। असल में वही ना कि वो प्रोडक्शन हाउस का सिस्टम ऐसा होता है कि उनको डील दी जाती है 5 ड्रामास की 10 ड्रामास की, तो उन्हीं के सर्कल में चलना होता है। नहीं तो अब क्या होगा, अब अगर काम लाहौर इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है, बल्कि मैं भी एक सीरियल इस्लामाबाद में शूट कर रही हूँ जासिम अब्बास के साथ और अली शरोज़ के साथ, रोज़ी के साथ। आई हैव टू स्टॉप बॉदरिंग दिस बॉयज, स्टूडियो विजन के साथ। अब बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। अब क्या होगा, आप क्या कराची वाले लाहौर आएंगे? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे आर्टिस्ट की जो है लाइफ में ऐसा समझता हूँ कि टफ हो जाएगी। ट्रैवलिंग जाहिर है पड़ेगी वहाँ से। पूरी दुनिया में लोग पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। आर्टिस्ट का एक ठिकाना होता है और वो जिधर भी काम होता है, चाहे वो शिकागो में शूट हो रहा हो, चाहे वो न्यूयॉर्क में शूट हो रहा हो, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में शूट हो रहा हो, लोग आर्टिस्ट तो ट्रैवल करते हैं। लेकिन रॉ टैलेंट इससे बहुत सामने आएगा, नया टैलेंट काफी सामने आएगा, मतलब अच्छी चीज और है। इंडस्ट्री की माफिया थोड़ी टूट जाएगी, ये मैं कह रही हूँ, ये इनके अल्फाज नहीं है, बट द पॉइंट इज वो जो एक होल्ड है ना बहुत से लोगों का, वो होल्ड जो है ना थोड़ा सा लूसन अप हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह इवेंट्स बढ़ रहे हैं, तो सिंगर्स के लिए एक ये बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है कि यंग आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है आगे आने का, जिनका काम बहुत अच्छा है लेकिन उनको मंजर आन पे आने की मार्जिन ही नहीं मिलती। लेकिन इसमें थोड़ा सा उसमें मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स की भी एक चीज़ है कि हम 3-4 लोगों के फ़ैन हो जाते हैं और फिर उनके अलावा हमें कोई खुद वैसे भी नहीं नजर आता, क्योंकि कास्टिंग भी उन्हीं की जाती है ना। देखिए अब मेरी डिफरेंट फील्ड हो गई, इसलिए मुझे इतना मैं नहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती, लेकिन अगर सिंगर है, एक्टर है, बेटा आप हमारी बरादरी की हैं, आप चाहे कुछ भी कर लें, आप कहीं भी चली जाए आपने वापस उधर ही आना है। अच्छा ये तो वेयर फ्रॉम द डोंकी हैज कम देयरफॉर द डोंकी विल कम। होती अंकल होती है, मैं अपने बारे में कहती हूँ, ये किसी के बारे में मैं नहीं कह रही, अपने बारे में। लेकिन ये जरूर है कि जो मेन लोग होते हैं वो जितने भी पुराने हो जाए तो वो लोगों के जहन में होता है यार वो स्टार है, वो स्टार है। ये चीज़ हमें दूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको जगह नहीं देंगे, अगर हम इसको नहीं सुनेंगे तो फिर तो हो गई गलत। अच्छा जगह इंसान अपनी खुद बनाता है। वो सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि उसका नाम लास्ट नेम भी ताहिर है। मैंने कहा हम ताहिर हो गए हैं। ताहिर मेरा प्यो है। तो आई नो दैट ना, तो तुम्हें लग रहा है कि वो जैसे तुम्हारा भाई है, फैमिली मेंबर है तुम्हारा, इसीलिए तो तुम सपोर्ट कर रही हो। ये भी बड़ा मसला है इस इंडस्ट्री में, जानने वाले और रिश्तेदारों की सपोर्ट। ये तो है। अगर कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला इस फील्ड में नहीं है तो और ज्यादा वक्त लग जाता है। सच आज के शो में बोलना आपने कहते हो तो कल भी बात कर लेती हूँ। कल मिस कॉल पे मसला ये सच नहीं बोल सकता है, क्योंकि अभी ये होता हम बोल सकते हैं क्योंकि हम थोड़ा डिफरेंट फील्ड में आ गए, लेकिन इनका ये होता है कि नहीं सच बोलो, आपकी लॉबी एक है, आप लोगों ने एक जगह काम करना है तो आप नहीं खुल के बोल सकते। हम कौन सा किसी का नाम ले रहे हैं? उज़मा मैं तो बोलता ही सच हूँ, बस बेचारा उसके अलावा कुछ नहीं बोलता। बट बात ये कि देखो असद की और मेरी और आपकी भी काफी हद तक की आदत है, बिलाल आपसे इतनी मेरी फ्रैंकनेस थी कि हम कभी भी किसी का नाम लेकर उसको इंसल्ट नहीं करते, क्योंकि ब्लंट और बदतमीज होने में और सच्चा होने में बड़ा फर्क है। आप एक सिचुएशन को स्टेट कर सकते हैं, हम किसी की तरफ फिंगर्स नहीं पॉइंट कर रहे व्यूअर्स, लेकिन बड़ी सिंपल बात है, इंडस्ट्री के ऊपर एट अ सर्टेन टाइम सर्टेन लोगों का होल्ड होता है। जब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग करी थी, मैं भी उनमें से एक थी, और मुझे उस वक्त बिल्कुल एहसास नहीं होता था कि यार मुझे बाकी सारी कास्ट से ज़्यादा बेहतर ट्रीट किया जा रहा है, मुझे मेल एक्टर्स से भी एक्टर्स जो मेरे साथ ऑपोजिट है उनसे ज़्यादा डबल पैसे मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अनफेयरनेस और ऊंच नीच है इस इंडस्ट्री में। और अगर हमारी भी कोई प्रॉपर यूनियन बन जाए, जिस तरह सैग है अमेरिका के अंदर या एक्ट्रा है इन कनाडा, इस तरह की कोई यूनियन बन जाए तो बड़ा फर्क पड़ेगा कि भाई ये सर्टेन रेट्स तो सेट होने चाहिए ना। खैर ये तो हमारे दुखड़े हैं। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मैंने नहीं की थी, सच के ऊपर ये बात है। एक रोल ऑफर हुआ मुझे कहीं से, तो मैंने वो रोल डिनाई कर दिया। मैंने कहा यार ये अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, रोल बहुत छोटा है, इसकी लेंथ बहुत छोटी है। तो वहाँ पे वो जो सीट पे जो मेल थे या फीमेल थी, खातून थी हेड, उसमें उन्होंने कहा कि आज के बाद, मुझे बाद में पता चला कि आप असद को फ़ोन नहीं करेंगे, ठीक है। 2 साल 3 साल मुझे वहाँ से कॉल नहीं आई। तो एक ऐसे मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने कहा यार तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो तो तुम वहाँ क्यों नहीं काम करते। मैंने कहा यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूँगा काम, उसमें क्या। कह रहा है अच्छा चलो मैं बात करता हूँ। तो उसने बात की वहाँ पे, तो व्हाट्सएप पे जो रिप्लाई आया वो अल्फाज ये थे, वो मैं बैठा हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा। तो उन्होंने मेरे बारे में ये रिमार्क्स दिए कि असद जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ नए जो हैं वो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अच्छे काम की तलाश में घर बैठे बैठे अपने करियर ख़त्म कर लिया। तो मैंने वो सुना मैसेज और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा इनकी नज़र में मेरा करियर ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह की नज़र में नहीं हुआ। बेशक, ठीक है, ठीक है।
मैंने कहा मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मैं इन लोगों के साथ काम नहीं कर रहा। अच्छा, ये भी बड़ा नहीं, मैं एक बात बताऊँ, मेरे साथ ये हुआ है कमर्शियल की फील्ड में। टीवीसी किसी ने मुझे एक ऑफर किया और वो वाइटनिंग प्रोडक्ट था, मैंने रिफ्यूज कर दिया। बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा तुम्हें इश्यू क्या है? मैंने कहा यार मैं पैदा गोरी हुई हूँ, अगर मेरा मेरी रंगत फेयर है और मैं झूठ बोल रही हूँ कि मुझे फेयर किया इस चीज ने, तो ये बात गलत हो जाती है। टोन लाइटर डार्कर की बात हो सकती है जो बहुत सी क्रीम्स करती है, बट व्हाइटनिंग क्रीम का मैंने नहीं, और मैंने नहीं किसी को कहना कि भाई व्हाइटनिंग क्रीम यूज करो, अपनी जात में खुद ना खुद। वो डायरेक्टर मेरे से ऐसे नाराज हुए कि वो दिन है, आज का दिन है, उन डायरेक्टर के साथ फिर ऐड नहीं शूट किया। यही तो आपकी अपनी चॉइस है, यही तो मसला है। मुझे नहीं उन्होंने रखा, कोई ब्रांड भी कहता था तो वो कहता था वो नहीं करेगी, वो अवेलेबल नहीं है, ये वो। मुझे बाद में जब ये बातें पता चली दुख हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा देखिए अल्लाह ताला की जात है हमें इज्जत देने वाली। अच्छा, ईगो है ना, ये ईगो है, जो ईगो है इन लोगों की, ये बहुत फॉल्स ईगो। हाँ यस, ये वाली झूठी अना है। और मैं इसको ये हमेशा इस बात को मैं इस तरह कहता हूँ कि यार आप इस चीज़ को छोड़ दें, ये हमारी चॉइस है। अगर मैं कोई काम नहीं करना चाहता, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है काम करने में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं माफिया का वर्ड यूज करती हूँ तो मेरी कोई बात नहीं मानता। माफिया तो है, यही होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि आपसे मजीद एक दिल को लर्जा देने वाला गीत सुनना है बिलाल। तो बट आजकल, अच्छा मैं आजकल एक क्राइम शो दोबारा से कर रही हूँ, क्योंकि 3 साल ब्रेक था, तो 1 साल दोबारा से हो गया ज्वाइनिंग किए हुए। तो वो बस नाम बता देती हूँ, मुजरिम कौन, और पूरा कराची कवर करती हूँ। वो जितनी स्टोरीज ऑल ओवर पाकिस्तान में हो रही हैं उसको हैंडल करती हूँ। Well, you're doing a great job, Uzma. बस we're so proud of you. And Uzma मेरी तरह है ना, we आ जाके we always अल्लाह का शुक्र है land on our feet, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी की भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपसे पूछते हुए डर लग रहा है, कुछ 36 करोड़ चीजें चल रही हैं उस लड़के की जो घर बैठे बैठे अपने करियर को खराब कर रहा है। हाँ जी बताइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है। बस ज्यादा नहीं तो 3 से 4 सीरियल्स हैं बस। हाँ बस। ओहो, 3 or 4 सीरियल्स जस्ट। और भाई एक सीरियल एक पूरे बच्चे की तरह होता है, तो यानी कि 4 एक साथ पाल रहे हो। बस वो ऐसे, ये डेट्स आपको पता है। और किधर किधर है? क्योंकि मुझे पता है कि कुछ कराची में भी काम चल रहा है, इस्लामाबाद में भी चल रहा है, लाहौर में भी चल रहा है। इस्लामाबाद में आपके साथ है, आपको पता ही है। एक कराची में है, एक अभी लाहौर में भी परसों स्टार्ट किया है, मैंने आया हूँ यहाँ पे, तो वो भी स्टार्ट हुआ है। अब उसकी डेट्स मैनेज करनी पड़ेंगी। और एक और पायलट शूट करवाया था, वो टीवी के लिए है, वो अप्रूवल के लिए गया हुआ है इंशाल्लाह। वाओ, ऑसम, सो प्राउड ऑफ यू सर, सो प्राउड ऑफ यू। लड़के जी गाने के अलावा कुछ कर रहे हो? गाना ही कर रहा हूँ। चलो बताओ फिर गाने में क्या हो रहा है? बड़ा काम है गाना। बहुत बड़ा काम है यार। वो कह रहे हैं कि पुराने दोस्त मिल गए तो जिनमें उम्र मेरी सबसे ज्यादा है, लेकिन खैर मैं अपने बच्चों के साथ बैठी हूँ। नहीं अच्छा, अच्छी खुशी। वो जो एक्चुअली ना मिसकम्युनिकेशन हुई है। मैं चाह रहा था कि एक रोमांटिक सॉन्ग को, लेकिन कोई गल नहीं, लेकिन जाते हुए आपको बिल्कुल ठीक किया जो किया। हमें तो अच्छा लगा। हमें हमारी गुफ्तगू की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। अच्छा, तो आजकल काम में क्या हो रहा है? मैंने एक प्लेबैक की है मूवी, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो रिलीज हो रही है। कांग्रेचुलेशंस, दैट्स अ वेरी बिग डील। माशाल्लाह, सारे गाने आपके 5 टोटल गाने होते हैं? नहीं, ओवरऑल 6 हैं जिसमें जी 6 सॉन्ग हैं। एक म्यूजिकल मूवी है वो। अच्छा, और अच्छा स्क्रिप्ट है और अच्छी डायरेक्शन भी है, माशाल्लाह अच्छा काम है। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। और जी थैंक यू सो मच। वही बने कि रब ताला इज्जत देने वाले। और वही वाली बात है कि एक सिंगर के लिए आजकल की इंडस्ट्री में, पहले तो ये होता था ना कि आपका गाना हिट हो गया तो आप चल पड़े, अब प्लेबैक सिंगिंग से ही आपका सिलसिला चलता है। सोलोस का वो जमाना भी उस तरह। सोलो के अंदर और प्लेबैक के अंदर काफी डिफरेंस है। यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि जो सोलो कर सकता है वो प्लेबैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर। प्लेबैक इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। प्लेबैक के लिए आपको बड़ा मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी फीलिंग्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, जबकि सोलो के अंदर आप अपनी मर्जी से जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना पर्सनल सॉन्ग होता है वो। तो प्लेबैक के अंदर ट्यूनर भी तो है ना आजकल भाई। ट्यूनर डेफिनेटली हैं, ट्यूनर हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक मेरा स्टूडियो भी है। मैं बताता हूँ, वही आपको एक्सप्लेन कर रहा ना, झूठ नहीं बोला, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा। देखिए ट्यूनर एक टर्म यहाँ पे ये बन चुकी कि जैसे बेसुरों को जो है ना सुर में लाने के लिए ट्यूनर, ऐसा नहीं। ट्यूनर बेसिकली एक इफेक्ट है, एक इफेक्ट है आपकी वॉइस को क्रिस्पी करने के लिए, ठीक है, इनहेंस करने के लिए। अदरवाइज जो अगर आप यहाँ से तकरीबन 20-30 लोग आपके पास स्टूडियो, आपको अच्छी तरह पता है, लोग आते हैं, एक लाइन गाई जी, उसको ठीक कराया, फिर अगली लाइन गाई, इसको देखिए देखो आप जैसा आर्टिस्ट पूरा गाना गाता है। उसकी रीजन मैं बताता हूँ ना
यहाँ पे जैसे आप माशाल्लाह एक्टर हैं या टीवी के आर्टिस्ट हैं, आप माशाल्लाह फिल्म आर्टिस्ट हैं, आपको ये चीज़ बेहतर अंदाज़ा होगी कि कोई भी काम है ना उसको आप जब स्लोली करते हैं ना वो ज़रा परफेक्ट होता है। और हमने एक सॉन्ग देना होता है, वो हम ये चाहते हैं कि जो ऑडियंस के पास वो सॉन्ग जाए ना वो परफेक्ट जाए। अब उसके अंदर हमें समटाइम टेक्स लेनी पड़ती हैं। ये 110% नहीं है कि कोई बंदा जाएगा वो एक ही 1 गो में कंप्लीट कर देगा, ऐसा नहीं है। टेक्स लेना कंपल्सरी वाले ज़माने तो नहीं रहे ना कि एज लाइव आपने पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ गाया। एक और बात है ना, पिछले ज़माने के अंदर टेक्नोलॉजी कम थी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। पिछले ज़माने में टेक्नोलॉजी आज के लेवल में कम थी, लेकिन काम में इसलिए मजबूरन उनको ना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता था। लेकिन अगर वही अगर फॉर एग्जांपल आज हम नुसरत साहब की बात कर लेते हैं, इतने बड़े लेजेंड हैं, लाइव उन्हें कह सकता हूँ कि वो उसके बाद म्यूजिक खत्म है, लिविंग। लेकिन अगर आज के दौर में वो हों तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कहेंगे यार मैं टेक दोबारा नहीं करता, क्योंकि उसको परफेक्ट करना चाहेंगे। बिल्कुल कुछ मिस्टेक्स सारे उनके जितने भी सॉन्ग्स हैं, फॉर एग्जांपल उनके 2000 सॉन्ग्स हैं, अब 2000 का मतलब ये नहीं कि उनके सारे के सारे परफेक्ट हैं। मैं पता है एक बात बताऊं, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जो मेहनत करने वाले सिंगर्स हैं ना वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं। जो नहीं करने वाले उन्होंने कुछ चीजें वे आउट लेने की कोशिश की है, लेकिन फिर उनका सारा कच्चा चटा खुल जाता है लाइव कॉन्सर्ट के अंदर। मैंने लाइव पे जाते हैं तो उनको अंदाजा मैंने ट्यूनर वाली शरारत इसलिए की है, मैंने कहा ये कुछ बोले तो सही कम से कम, वो बोल ही नहीं रहे थे। आप जिस डिस्कशन में चल रहे थे ना वो जरा कंट्रोवर्शियल थी, तो मैं इसमें बोलना नहीं चाहता। हमारे पास मार्शल होता है, इनके पास हम अब दुखती रगों पे ही उंगलियां रखेंगे। लेकिन जल्दी से किचन में भी नजर डाल लेते। शेफ नूर जी, कड़ी बिल्कुल रेडी है। कड़ी खट्टी है कि नहीं है? खट्टी है, बिल्कुल खट्टी है। अगर कड़ी खट्टी नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर आप जो मर्जी पनिशमेंट। 1 किलो इमली खा लूंगी मैं साथ। चलिए, थैंक यू सो मच शेफ नूर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे। भाई मैं अपनी मर्जी का गाना सुनूंगी, आप अपना माइक बस पकड़ के आ चले जी।